अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कल जो हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को कि मैंने बोला था लाइफ और रेडिएशन इनका जो एक्सपोजर आपस में वो हमने देखना। आज हमने देखना है बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। कल हमने देखा था कि किस तरह मिलते जुलते हैं रेडिएशन को, कि हमारे पास हम किस तरह एनवायरनमेंट से रेडिएशन ले रहे हैं, कहाँ कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, वो हमने देख लिया। अब हमने देखना उनके बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, ठीक है, हमारी ह्यूमन लाइफ के ऊपर उनके बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या आते हैं वो हमने देखना है। बेटा वो हमें समझने से पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का जानना बहुत जरूरी है कि बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या आते हैं रेडिएशन की वजह से। उसको जानने के लिए हमारे पास कुछ क्वांटिटीज का, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का हमारे पास उनके ऊपर कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनमें सबसे पहले आई थी एक्टिविटी ऑफ रेडिएशन सैंपल, कि जो रेडिएशन का सैंपल है जहां से हम रेडिएशन ले रहे हैं, यानी हमारी इंडस्ट्री के मटेरियल से ले रहे हैं या जो हम मेडिकली ले रहे हैं, कुछ अदर सोर्स हॉस्पिटल से, न्यूक्लियर रिएक्टर से जो वेस्ट है वहां से जो हमें रेडिएशन मिल रही है, कॉस्मिक रेज हमारे एनवायरनमेंट से आ रही है, अल्ट्रावायलेट आ रही है, तो उन सोर्स में जो उनका एक्टिविटी है, उनकी जो एक्टिविटी है वो क्या होती है। एक्टिविटी से क्या मुराद है, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितने एटम डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है, कि एक खास अमाउंट ऑफ टाइम में रेडियो एक्टिव सैंपल के कितने एटम डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, कि वो एक्टिविटी है रेडियो एक्टिव सैंपल की, जिसके ज्यादा हो रहे हैं वो ज्यादा एक्टिव है, जिसके कम हो रहे हैं वो कम एक्टिव है। इसके बाद बेटा जी हमारे पास इसके यूनिट आ जाते हैं एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल के। इसके दो यूनिट है, एक बैक्टीरियल और एक है क्यूरी। बैक्टीरियल किसके इक्वल है, 1 बैक्टीरियल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट एक सेकंड में, यानी एक सेकंड में अगर रेडियो एक्टिव सैंपल का एक एटम डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये डेफिनेशन है बैक्टीरियल की, हमने पहले बताया हुआ है कि हमने यूनिट्स की भी डेफिनेशन करनी है। एक हैवी यूनिट भी है, ये तो बहुत छोटा यूनिट है, एक तो नहीं होता, कई ज्यादा होते होंगे, तो एक बड़ा यूनिट भी है जिसे बोलते हैं क्यूरी। 1 क्यूरी किसके इक्वल है, 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट सेकंड, कि एक सेकंड में इतने एटम डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे रेडियो एक्टिव सैंपल के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 क्यूरी। कोई भी यूनिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए। यानी मैं कह देता हूं एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसकी एक्टिविटी है 5 बैक्टीरियल, इट्स मीन उसके 5 एटम डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एक सेकंड में। और अगर मैं कहता हूं 5 क्यूरी है, इसका मतलब 5 इंटू दिस, 5 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, जो आंसर आएगा उतने एटम डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एक सेकंड में। तो ये मेरे पास आया था एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल के, एक रेडियो एक्टिव सैंपल की एक्टिविटी से क्या मुराद है। एक दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था जिसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव अब्जॉर्ब डोज। रेडियो एक्टिव अब्जॉर्ब डोज से क्या मुराद है, रेडियो एक्टिव अब्जॉर्ब डोज से ये मुराद है कि हमारे पास कौन सी एक बॉडी कितनी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रही है। मेरी एक ह्यूमन बॉडी है, वो कितनी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रही है। पहले तो हमारे पास आ गया सैंपल के बारे में, रेडियो एक्टिव मटेरियल, अब बॉडी के बारे में आ गया, इसलिए ये रेडिएशन के बारे में था, ये अब्जॉर्बिंग बॉडी के बारे में है कि वो अब्जॉर्बिंग बॉडी कौन सी है, किस तरह की है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब पर यूनिट मास, कि एक यूनिट मास ने कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, अब्जॉर्ब डोज कहलाएगा। अब्जॉर्ब्ड एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड अब्जॉर्ब डोज। इसका बेटा ये ऐसा यूनिट जो है वो ग्रे है। ग्रे इसका ऐसा यूनिट है जिसे जी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किसके इक्वल है कि अगर 1 जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी 1 किलोग्राम का मास अब्जॉर्ब करे तो तब उसकी जो अब्जॉर्ब डोज होगी वो 1 ग्रे होगी। यूनिट को डिफाइन करने का तरीकाकार आपको आता है, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, मैंने पहले बताया हुआ है। यूनिनरी मेथड में यूनिट डिफाइन करते हैं, जो भी डेफिनेशन थी उसके साथ 1 1 लगा दो, यूनिट डिफाइन हो जाता है। ऐसा यूनिट, दूसरा नहीं, ये ऐसा यूनिट था। एक ओल्ड यूनिट भी है जिसे हम राइटर यूनिट भी बोलते हैं, बहुत बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट जिसे हम बोलते हैं रैड। 1 रैड इज इक्वल टू 0.01 ग्रे, ये छोटा यूनिट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज से क्या मुराद है भैया, अब हमारे पास हमने बोला ये रेडिएशन है जो इंटीग्रेट हो रही है, ये एक कितनी एनर्जी ले रही है। अब बेटा जी हम अगर बात करूं, मैंने बोला इक्वल डोज एक्सरे का और इक्वल डोज अल्फा पार्टिकल का मेरे हाथ पे पड़े हैं, तो कौन ज्यादा डैमेज करेगा। दोनों सेम डैमेज तो नहीं ना करेंगे, दोनों का जो डैमेज है मेरे हाथ के ऊपर वो डिफरेंट होगा, लेकिन अब्जॉर्ब तो सेम है, ठीक है, अब्जॉर्ब डोज तो सेम है। मैं कहता हूं 5 रेडिएशन है अल्फा पार्टिकल की भी अब्जॉर्ब कर ली मेरे एक ही हाथ ने, और उसी हाथ ने 5 रेडिएशन एक्सरेज की भी अब्जॉर्ब कर ली। अब्जॉर्ब डोज तो सेम हो गया, लेकिन दोनों का इफेक्ट सेम नहीं है। अल्फा पार्टिकल ज्यादा डैमेज करेगा, वो 2000 टाइम मैसिव होता है उससे, वो ज्यादा डैमेज करेगा मेरे हाथ को, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एबिलिटी भी ज्यादा है अल्फा पार्टिकल की। तो इस तरह हमारे पास वो ज्यादा डैमेज करेगा मेरे हाथ को। इस तरह हमारे पास मैंने बोला कि इक्विवेलेंट डोज में हमारे पास क्या चीज आ जाती है, पहले नंबर पे तो ये रेडिएशन कौन सी है जो से हम अब्जॉर्ब कर रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर मैं चलो एक्सरे की ही बात कर लेता हूँ।
एक एक्सरे मेरे हाथ पे पड़ रही है और वही एक्सरे मेरी आंख पे पड़ रही है। आप लोग सारे जानते हैं कि जो आंख पे पड़ी है वो ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो ये दूसरे नंबर के ऊपर इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है रेडिएशन के नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की कौन से हिस्से पे वो पड़ रही है, जिस्म के कौन से हिस्से पे पड़ रही है, ये बात भी डिपेंड करती है कि इफेक्ट क्या आएगा। तो ये सारे इफेक्ट को जो है कंक्लूड करने के लिए हम बोलते हैं आरबीई, जैसे कि बोलते हैं रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टनेस। कि रिलेटिव इफेक्टनेस देखेंगे कि किस जगह के ऊपर बायोलॉजिकल इफेक्टनेस ज्यादा आएगी, किस रेडिएशन की वजह से ज्यादा आएगी और जिस्म के कौन से हिस्से पे ज्यादा आएगी या कम आएगी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट डोज जो है वो इक्वल होगा अब्सॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टनेस। ठीक है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है सेवट, जो कि इक्वल होता है 1 ग्रेन टू रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टनेस। ठीक है, और इसका छोटा यूनिट भी है रिम, 1 रिम इज इक्वल टू 0.017, ये ओल्ड यूनिट है और लाइटर यूनिट है। ठीक है बेटा जी, तो ये सारी की सारी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज थी जिसका हमें समझना बहुत जरूरी था कि हम बायोलॉजिकल इफेक्ट समझ सकें कि जो सी रेडिएशन है उनका बायोलॉजिकल इफेक्ट होता क्या है। अब हम पढ़ते हैं जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल इफेक्ट आता है रेडिएशन का उनके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। आपकी वीडियो जरा लेंथी हो जाएगी क्योंकि अगर इसके बाद मैं अगली वीडियो में कवर करवाता तो ये सारी चीजें आपके जहन से वीडियो नहीं थी, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में से कवर कर दिया। 2 लेक्चर इस तरह समझ सकते हैं आप लोग एक वीडियो में होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास मैंने बुलाया कि अब आप लोगों को हमने बताना है जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो पहली वो बता रहा है द बैकग्राउंड रेडिएशन व्हिच वी आर कांस्टेंटली रिसीविंग। बैकग्राउंड रेडिएशन मैंने कल भी बताया था, वो रेडिएशन जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता लेकिन हमारी बॉडी वो अब्सॉर्ब करती रहती है। वो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आप पिछली वीडियो देखी वो मैंने बताया था कॉस्मिक रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, रेडॉन गैस है जो निकल रही है, बिल्डिंग मटेरियल से कुछ रेडिएशन निकल रही है, कुछ खाना हम खाते हैं उनमें रेडिएशन होती है, आइसोटोप्स होते हैं रेडियोएक्टिव, तो वो सारी की सारी बैकग्राउंड रेडिएशन उन्हें बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड रेडिएशन। मैं लिख देता हूं दोबारा, बैकग्राउंड रेडिएशन उन्हें बोलते हैं। ठीक है, द बैकग्राउंड रेडिएशन व्हिच वी आर कांस्टेंटली रिसीविंग, वही उसने कहा जो हम कांस्टेंटली क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ऑन एवरेज में दिस इक्विवेलेंट डोज इज 2 मिलीसीवर्ट पर ईयर। तो उसका जो इक्विवेलेंट डोज है, जो बैकग्राउंड रेडिएशन जो हम अब्सॉर्ब कर रहे हैं वो 2 मिलीसीवर्ट पर ईयर है। एक साल में हम 2 मिलीसीवर्ट इक्विवेलेंट डोज ले रहे हैं बैकग्राउंड रेडिएशन का। ठीक है, if this dose become 3 sievert then it will cause skin burns for workers working in nuclear facilities or in mines. A weekly dose of 1 millisievert is normally considered safe. तो उसने बोला है अगर ये पर एयर 2 मिलीसीवर्ट से 3 सीवर्ट पर एयर हो जाए तो ये क्या करेगा, इतना डोज अगर हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर ले एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की, तो उसकी स्किन सारी की सारी जल जाएगी, सारी की सारी स्किन उसकी जल जाएगी। और ये ज्यादातर मामला किनके साथ पेश आता है? जो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम कर रहे हैं, जो माइंस में काम कर रहे हैं। माइंस में भी आपको पता है जमीन के अंदर जाना पड़ता है, जमीन के अंदर रेडियोएक्टिव मटेरियल होते हैं। उनके लिए जो वीकली सेफ है वो 1 मिलीसीवर्ट है। कितनी? अगर वो 1 मिलीसीवर्ट पर वीक अब्सॉर्ब कर रहे हैं तो वो उनके लिए सेफ है। आप लोगों को पता भी होगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम करते हैं उनको वो 8 से 10 सालों बाद रिटायर कर देते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करने वाले 10 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितनी रेडिएशन अब्सॉर्ब कर चुकी होते हैं, अगर इसके बाद वो करेंगे वो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं 10 साल काम करो, रिटायरमेंट लो। ठीक है, यानी कि 25 साल में लगा तो 35 साल में रिटायर होकर बाहर आ जाएगा। चलिए, अल्फा पार्टिकल्स आर लेस डैमेजिंग एज लॉन्ग एज देयर सोर्स इज लाइंग आउटसाइड द बॉडी। यानी अगर वो बोल रहा है अगर अल्फा पार्टिकल का सोर्स हमारे जिस्म से बाहर है तो वो कम डैमेज प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू अगर अल्फा पार्टिकल का सोर्स हमारे अंदर चले जाए। यानी हमने कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल ऐसा खा लिया है अपने खाने के जरिए से जिससे वो अल्फा पार्टिकल हमारे अंदर चला गया, अब वो सोर्स उसका अंदर है, हमारे मैदे में है, तो वो ज्यादा डैमेज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल कैन कॉज रेडनेस एंड सोरोस ऑन द स्किन। यानी अगर अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के सामने हमारी स्किन एक्सपोज हो जाए तो उसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाएगी, रेड रैशेस आ जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास दाने बन जाएंगे उसकी स्किन के ऊपर। अच्छा, लो लेवल रेडिएशन कैन कॉज डायरिया, वोमिटिंग एंड फीवर नोन एज रेडिएशन सिकनेस, लॉस ऑफ एयर, अल्सरेशन, स्टिफनेस ऑफ द लंग्स एंड अ ड्रॉप इन द व्हाइट ब्लड सेल्स। यानी कि जो लो
लो लेवल रेडिएशन है, जो सी लो लेवल रेडिएशन यानी जिनकी डैमेजिंग लो लेवल रेडिएशन की वजह से क्या क्या चीज़ें इंसानी जिस्म में हो सकती हैं। सबसे पहले उसे डायरिया हो सकता है, उसे वोमिटिंग हो सकती है, बुखार आ सकता है, यानी अचानक से मैं लो लेवल रेडिएशन के एक्सपोज में आ गया हूँ तो मुझे डायरिया हो सकता है, मुझे वोमिटिंग हो सकती है, मुझे फीवर हो सकता है, मुझे सिकनेस हो सकती है, मेरे बाल झड़ सकते हैं जिसे लॉस ऑफ एयर बोलते हैं, मुझे अल्सरेशन हो सकती है, स्टिफनेस ऑफ द लंग्स हो सकता है एंड वाइट ब्लड सेल में ड्रॉप आ सकता है। ये सारी की सारी बीमारियों के नाम हैं। अब इसका उर्दू तर्जमा मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको पता है डायरिया क्या होता है, सारी चीजें आप लोगों को पता है, मेडिकल के स्टूडेंट जो से उनके लिए तो ज्यादा इजी होगा। ठीक है, ब्लड सेल्स आर बैडली इफेक्टेड बाय हाई लेवल रेडिएशन। जो ब्लड सेल्स हैं वो अगर हाई लेवल रेडिएशन से वो बहुत ज्यादा इफेक्ट आउट होते हैं। ठीक है, लीडिंग टू डिजीजेस लाइक एनीमिया एंड ल्यूकीमिया, यानी लो हाई लेवल रेडिएशन से हमें एनीमिया भी हो सकता है और ल्यूकीमिया भी हो सकता है। क्रोमोसोम्स एबनॉर्मलिटीज एंड और म्यूटेशन में कॉज कैंसर, आई कैटरेक्ट्स एंड एबनॉर्मलिटीज इन द फ्यूचर जनरेशन, यानी हाई लेवल जनरेशन से हमारे पास हमारे क्रोमोसोम्स भी इफेक्ट होंगे, हमारे पास रेड ब्लड सेल्स भी, और मतलब ब्लड सेल्स सारे के सारे इफेक्ट आउट होंगे, हमें एनीमिया भी ल्यूकीमिया भी हो सकता है और एबनॉर्मलिटी भी आ सकती है। यानी नेक्स्ट जनरेशन में, यानी एक पर्सन है उसने हाई लेवल रेडिएशन अब्जॉर्ब कर ली है तो उसकी वजह से उसकी जो आगे आने वाली औलाद है उसमें एबनॉर्मलिटी आ सकती है, वो पागल पैदा हो सकता है, उसका एक हाथ नहीं होगा, उसकी आंखें नहीं होंगी, इस तरह की एबनॉर्मल जो सी ह्यूमन लाइफ पैदा होना शुरू हो जाएगी उसकी वजह से। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम चला था तो उसमें अभी तक अब नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं। अभी तक अब नॉर्मल बच्चे पैदा क्यों होते हैं? क्योंकि उस रीजन में अभी तक वो रेडिएशन पाई जाती है, वहां पे जो रहने वाले इंसान है वो रेडिएशन अब्जॉर्ब करते रहते हैं और उनके वो रेडिएशन अब्जॉर्ब करने की वजह से औलादों में जो सी है वो ट्रांसफर हो रही है, वो जो सी है वो डिजीजेज हैं और वो अबनॉर्मलिटीज हैं। और एक ये भी वजह है और एक ये भी वजह है कि उस वक्त जो इंसान बच गए थे उन्होंने बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में वो क्या की थी, रेडिएशन अब्जॉर्ब की थी, जिसकी वजह से उनके जनरेशन में ये चीजें ट्रांसफर हो रही हैं और अभी तक अब नॉर्मल लाइफ पैदा हो रही है उधर। तो ये रेडिएशन का सारा क्या था, एक्सपोजर था हमारे पास, हमारे जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ी रेडिएशन के बारे में। तो बेटा ये दूसरा लेक्चर था हमारे पास, मैंने बताया था कि हमने देखना है कि लाइफ और रेडिएशन किस तरह हम इकट्ठे रह रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रेडिएशन को हम अब्जॉर्ब कहाँ से करते हैं। आज की वीडियो में मैंने बताया कि वो हमारे अफेक्ट क्या क्या देगी। ठीक है, तो आपने ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखनी है और उसको समझना भी है। ठीक है, तब तक के लिए घरों में रहें, सेफ रहें।